हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, कल की क्लास के अंतर्गत हमने बात की थी केंद्र राज्य संबंधों की। हम केंद्र और राज्यों के संबंधों की संदर्भ में चर्चा कर रहे थे। प्यारे विद्यार्थियों, शेष पाठ को आज की क्लास के अंतर्गत जो है बात करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रमुख रूप से हमारा जो टॉपिक चल रहा था पॉलिटी का, वो केंद्र वर्ष राज्य संबंध, केंद्र वर्ष राज्य संबंध, यानी हम केंद्र राज्यों के संबंधों की बात कर रहे थे। और डियर स्टूडेंट्स, केंद्र राज्य संबंधों को केंद्र राज्य संबंधों को जो है मोस्टली रूप में हम तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। केंद्र राज्य संबंधों को तीन भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, कितने भागों में? तीन भागों में। और जो तीन पार्ट है इसके, तीन भाग मोस्टली रूप में, एक तो आता है विधायी संबंध। कौन से संबंध? विधायी संबंध। ठीक है। और दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है प्रशासनिक संबंध, केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध। ठीक है। और तीसरे रूप में हमने बांटा था केंद्र राज्यों के वित्तीय संबंध, केंद्र राज्यों के वित्तीय संबंध। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे यहाँ पर जो फेडरल सिस्टम है, जो संघात्मक जो व्यवस्था है और जो संघीय मॉडल जो भारत में जो अपनाया गया है, वो किस पर आधारित है? वो कनाडा के। ठीक है, संघीय व्यवस्था किससे प्रेरित है? कनाडा से प्रेरित है। कहां से? कनाडा से। तो जो विधायी संबंध है, विधायी संबंधों के अनुच्छेदों की हम बात करें तो आर्टिकल 245 से लेकर के अनुच्छेद 245 से और 255 तक केंद्र राज्यों के बीच जो विधायी संबंध है, कानून निर्माण से संबंधित जो संबंध है, उनको हम अनुच्छेद 245 से लेकर के और 255 तक जो है देख सकते हैं। इसके बाद में जो प्रशासनिक संबंध आते हैं वो 256 से लेकर के 263 तक। ये कहां से कहां तक? 256 से 263 तक। ठीक है, ये कहां से कहां तक है? 256 से लेकर के 263 तक। और जो वित्तीय संबंध है, ये अनुच्छेद 264 से लेकर के और 291 तक। ठीक है, 291 तक। डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं कि संघात्मक व्यवस्था जो फेडरलिज्म व्यवस्था होती है, और जो संघात्मक शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है कि संघात्मक अंग्रेजी भाषा के फेडरलिज्म शब्द का हिंदी अनुवाद है, और जो कि फोइडस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता। अर्थात जब छोटे छोटे राज्य मिलकर के और एक बड़े राज्य के अधीन रहने के लिए सहमत होते हैं, तो और आपस में शक्तियां बांटने पर सहमत होते हैं, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसको संघात्मक व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। लेकिन भारतीय संविधान में जो है, हमने पिछली कक्षा के अंतर्गत बात की थी कि कुछ तत्व जो है एकात्मकता की ओर भी संकेत करते हैं, और कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि संघीय व्यवस्था को जो है दर्शाते हैं। ठीक है, तो केंद्र राज्य के जो संबंध है मोस्टली रूप में उनको तीन भागों में बांटा जा सकता है। कल हमने जो चर्चा की थी कि विधायी शक्तियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो विधान विस्तार की दृष्टि से, और एक विधान जो है विषय वस्तु की दृष्टि से। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने कल की क्लास के अंतर्गत देखा था कि मोस्टली रूप में जो है कि एक तो जो है जो विधायी संबंध है, कौन से संबंध? विधायी संबंध। और प्यारे विद्यार्थियों, जो विधायी संबंध है ये मोस्टली रूप में तीन सूचियों के द्वारा बांटे गए। कितनी सूचियां हैं? तीन सूची। और जो तीन सूची है, जिसमें एक तो आती है संघ सूची। कौन सी सूची? संघ सूची। ठीक है,
कल हमने बात की थी कि संघ जो सूची है, संघ सूची में मूल में 97 विषय थे, बाद में 3 जोड़ दिए गए, तो वर्तमान में कितने विषय हैं? 100 विषय। कितने विषय हैं? 100। और ये जो 100 विषय हैं, प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह के विषय हैं, सब्जेक्ट्स हैं, जो कि राष्ट्रीय महत्व के होते हैं, पूरे देश के महत्व के जो है विषय हैं, और इन विषयों पर कानून बनाने की जो शक्ति दी गई है संविधान के द्वारा, वो किसको दी गई है? केंद्र को। और केंद्र की जो व्यवस्थापिका है वो कौन है? संसद। कौन होती है? संसद। इसलिए संघ सूची के समस्त विषयों पर जो कानून बनाती है वो कौन बनाती है? संसद बनाती है। उसके बाद में दूसरा जो है कि तो दूसरी सूची है वो आती है राज्य सूची। कौन सी सूची? राज्य सूची। और राज्य सूची के मोड में जो विषय थे वो 66 थे, बाद में -5 कर दिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और वर्तमान में इसमें है 61 विषय। तीसरी जो सूची है वो है समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची के विषय में मूल जो विषय थे 47 थे, 5 इसमें से ऐड हो गए, तो 47 और 5 कितने हो गए? 52 विषय। राज्य सूची में ऐसे विषय हैं जो कि क्षेत्रीय महत्व के विषय होते हैं, और इन विषयों पर जो कानून बनाता है वो राज्य का विधानमंडल बनाता है। ठीक है। और जो समवर्ती सूची है जिसमें दोनों के महत्व के जो विषय होते हैं, और समवर्ती सूची पर जो कानून बनाती है दोनों जो गवर्नमेंट होती हैं, दोनों सरकारें मिलकर के कानून बनाती हैं, लेकिन किसी प्रकार का जो गतिरोध होता है तो फिर जो है निर्णय जो मान्य होता है वो केंद्र की जो विधायिका है यानी संसद का ही निर्णय क्या होता है? मान्य होता है। क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा भारत की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र को क्या बनाया गया है? शक्तिशाली बनाया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कल की क्लास में हमने विशेष रूप से बात की थी विधायी संबंधों की। कौन से संबंधों की? विधायी संबंधों की, जो कि अनुच्छेद जो है 245 से लेकर के और 255 तक क्या है? उपबंधित है। ठीक है। इसके अलावा हमने विधायी संबंधों में संसद की व्यवस्थापन शक्ति को भी देखा था कि संसद कौन कौन सी परिस्थितियों में जो है राज्य सूची के विषयों पर क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं प्यारे विद्यार्थियों कि आपको विधायी संबंध जो है केंद्र और राज्यों के बीच में वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है। अब आज की क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वो प्रशासनिक संबंधों की बात करेंगे। कौन से संबंधों की? केंद्र और राज्यों के बीच में प्रशासनिक संबंध, एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिलेशन है, और ये जो अनुच्छेद 256 से लेकर के और 263 तक क्या है? उल्लेखित है। ठीक है। इसमें उपबंध किया गया है कौन से संबंधों का? इसमें जो संबंध है वो प्रशासनिक संबंधों का। कौन से संबंधों का? प्रशासनिक संबंधों का। तो डियर स्टूडेंट, 256 से लेकर के और 263 तक जो है केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंधों की जो है क्या की गई है? चर्चा की गई है। ठीक है। और इसमें जो है कि अनुच्छेद 73 केंद्र की प्रशासनिक शक्ति और अनुच्छेद 162 राज्यों की प्रशासनिक शक्ति की सीमितता का उल्लेख करते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 73 के अनुसार तो क्या है? अनुच्छेद 73 के अनुसार जो है कि केंद्र की प्रशासनिक शक्ति, कहाँ की? केंद्र की प्रशासनिक शक्ति, केंद्र की प्रशासनिक शक्ति जो है वो उन्हीं विषयों तक सीमित है जिन पर संसद विधि निर्माण की शक्ति रखती है। अर्थात किस पर? जो कौन रखती है विधि निर्माण की शक्ति? जो संसद रखती है। कौन रखती है? संसद रखती है। ये अनुच्छेद कौन से में है? अनुच्छेद 73 में। ठीक है। 73 में है। इसके अलावा और अनुच्छेद जो 162 के अनुसार राज्यों की भी प्रशासनिक शक्ति केवल उन्हीं विषयों तक जो है सीमित है जिन पर विधि निर्माण का अधिकार राज्य के विधानमंडल को होता है। किसको होता है? राज्य के विधानमंडल को। ठीक है। और जो राज्य का जो विधानमंडल है, जैसा डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हमारे यहाँ भारत में राज्यों के संदर्भ में हम बात करें तो राज्यों में विधानमंडल की बात करते हैं तो केंद्र की भांति जो है राज्य सरकारों का गठन किया गया है, और केंद्र की भांति जो है राज्यों में भी जो है संसदीय व्यवस्था को जो है अपनाया गया है। हमारे यहाँ भी 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है राज्य में, एक वास्तविक कार्यपालिका होती है और एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। तो जो संवैधानिक कार्यपालिका में आता है, संवैधानिक प्रधान के रूप में कौन होता है? राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है, और राज्यपाल के नाम से राज्य का क्या चलाया जाता है? शासन चलाया जाता है। ठीक है। और वास्तविक कार्यपालिका में आते हैं मुख्यमंत्री आते हैं और मंत्रिपरिषद आती है। ठीक है।
तो कहने का मतलब कि इनके विधान मंडल के जो शक्ति, प्रशासनिक शक्ति वहीं तक सीमित है जो राज्य के राज्य सूची के अंतर्गत है, और जो है राज्य के विषयों तक जो उसको राज्यों के विधानमंडल को शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में केंद्र राज्यों के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, सिचुएशंस हैं जिसके आधार पर जो राज्य होता है, कौन राज्य राज्यों के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर सकता है, कौन, केंद्र सरकार। और ऐसे कौन से आर्टिकल हैं, एक तो है अनुच्छेद 256। कौन सा अनुच्छेद, 256। और 256 में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग, कौन सी शक्ति का प्रयोग, राज्य की, इसमें क्या कहा गया है डियर स्टूडेंट कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों का जो अनुपालन होता है, यानी संसद जो विधि बनाती है, संसद के द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार, बनाई गई विधि के अनुसार, ठीक है, यानी देश में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है, संसद है। तो संसद के द्वारा बनाई गई विधियों का अनुपालन क्या होना चाहिए, सुनिश्चित होना चाहिए, और संघ अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग ऐसे निर्देश देने में कर सकेगा जो भारत सरकार के लिए क्या हो, आवश्यक प्रतीत होते हो, अर्थात जिनके लिए भारत सरकार को ऐसा लगे तो ऐसे विधियों का पालना जो है क्या की जाएगी, सुनिश्चितता की जाएगी। ठीक है, और 257 में है कि प्रत्येक राज्य की जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग जो है इस प्रकार किया जाएगा कि उसके राज्य क्षेत्र में केंद्र सरकार को अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई बाधा नहीं हो। साथ ही केंद्र को यह शक्ति भी दी जाती है कि वह इस संबंध में राज्य को निर्देश दें। इस प्रकार के निर्देश कुछ विशेष महत्व के विषयों के संबंध में दिए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करी जाए तो फॉर एग्जाम्पल राष्ट्रीय एग्जाम्पल के रूप में हम बात करें तो एक तो राष्ट्रीय कौन से जो नेशनलाइज है, राष्ट्रीय अथवा सैनिक महत्व के, राष्ट्रीय अथवा सैनिक महत्व के, राष्ट्रीय अथवा सैनिक महत्व के जो है संचार के साधनों के निर्माण, संचार साधनों के निर्माण व रखरखाव, निर्माण व रखरखाव, ठीक है, रखरखाव। इसमें इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय रेल परिचालन और उसकी परिसंपत्तियों की रक्षा के अंतरराज्यीय जो रेल परिचालन है उसके संबंध भी जो है केंद्र सरकार के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा निर्देश दिए जा सकते हैं। अनुच्छेद 258 कहता है कि केंद्र और राज्यों को यह शक्ति दी गई है कि जो है निश्चित सीमाओं के भीतर अपने कुछ कार्य एक दूसरे को जो है क्या कर सकते हैं, सौंप सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स के जो है अनुच्छेद 263 है, इसके अंतर्गत संविधान में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, अनुच्छेद 263, ये ध्यान रखना कि अनुच्छेद 263 के अंतर्गत जो है संविधान में अंतर्राज्यीय परिषद, कौन सी परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का, परिषद के गठन का उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है, अंतर्राज्यीय परिषद का। ठीक है, किसका उल्लेख किया गया है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का जो अधिकार होता है वो किसको होता है, गठन का अधिकार, गठन का जो राइट होता है, अधिकार, वो किसको होता है, वो राष्ट्रपति को होता है। किसको होता है, राष्ट्रपति को। प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हैं राष्ट्रपति देश की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है और राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग भी होता है।
और इसके अलावा देश का जो शासन चलता है वो किसके नाम से चलता है? राष्ट्रपति के नाम से चलता है। हमने विस्तार से हम नेक्स्ट क्लासों में बात करेंगे जब हम प्रेसिडेंट के संदर्भ में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा के अंतर्गत भी हमने बात की है कि इसे अंतर सरकारी परिषद की संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है। यदि राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि ऐसे परिषद के गठन से लोकहित की सिद्धि होगी तो वह उसका क्या कर सकता है? गठन कर सकता है। ठीक है, जैसे राजमन्नार आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग तथा सरकारिया आयोग की सिफारिशों के बावजूद 1990 तक अंतरराज्यीय परिषद के गठन को क्या किया गया था? टाला गया था। ठीक है, इसके अलावा अंतरराज्यीय परिषद का गठन 1990 में किया गया था। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है कि अंतरराज्यीय परिषद का गठन बहुत बार पूछा जाता है, यह क्वेश्चन गठन 1990 में किया गया था। कब किया गया था? 1990 में। ठीक है, 1990 में किया गया था। और मोस्टली रूप में जो है कि परिषद में जो है इस परिषद का जो प्रेसिडेंट होता है, अध्यक्ष होता है, वो कौन होता है? वो पीएम होता है। इसका जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष कौन होता है? पीएम होता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? पीएम या प्राइम मिनिस्टर। जो देश का जो प्रधानमंत्री, देश का जो शासन का प्रमुख होता है, शासन अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री के संदर्भ में हमने क्लास के अंतर्गत बात की थी। और जो है परिषद में प्रधानमंत्री, उसके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट मंत्रियों के अतिरिक्त राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री और प्रशासक जो होते हैं, इसके क्या होते हैं? पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? इसके पदेन सदस्य होते हैं। तो अंतरराज्यीय परिषद के गठन का जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद कौन से में किया गया है? अनुच्छेद 263 में किया गया है। ठीक है, और इसका गठन जो है कौन का जो अधिकार है वो किसको होता है? वो राष्ट्रपति को होता है। किसको होता है? राष्ट्रपति को। ठीक है, और अंतरराज्यीय परिषद का जो प्रमुख कार्य होता है कि राज्यों के बीच जो उत्पन्न जो विवाद होते हैं, उन विवादों की क्या करना होता है? जांच करना होता है और उन पर क्या देना होता है? सजेशन देना होता है, सलाह देना होता है। ठीक है, परिषद के विभिन्न राज्यों के मध्य या केंद्र और एक से अधिक राज्यों के मध्य सामान्य हित से संबंधित विषयों पर अन्वेषण करने और उन पर सलाह करने का भी, सलाह देने का भी क्या होता है? दायित्व हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार अंतरराज्यीय परिषदों से संबंधित जो नीतियां होती हैं, ठीक है, नीतियां और कार्यवाही के अधिक अपने समन्वय के लिए भी परिषद क्या कर सकती है? सिफारिश कर सकती है। तो इसकी प्रकृति सिर्फ सलाहकारी है। कैसी है? सलाहकारी। और अंतरराज्यीय परिषद की प्रथम बैठक 1990 को तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे 1990 में कौन थे? वीपी सिंह। ठीक है, 1990 में जो पीएम थे कौन थे? वीपी सिंह थे। ये इसके क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। तो वीपी सिंह की अध्यक्षता में हुई थी। और उल्लेखनीय है कि प्यारे विद्यार्थियों, प्रधानमंत्री के अनुपस्थिति में अंतरराज्यीय परिषद की अध्यक्षता उसके द्वारा नियुक्त जो कैबिनेट स्तर का जो मंत्री होता है, कौन से स्तर का? कैबिनेट स्तर का। ठीक है, कैबिनेट स्तर का जो मंत्री होता है उसके द्वारा क्या की जाती है? अध्यक्षता की जाती है। अध्यक्षता की जाती है किसकी अनुपस्थिति में? प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में। अगर प्रधानमंत्री अनुपस्थित है तो जो कैबिनेट स्तर का जो मंत्री है उसको जो है वो अध्यक्षता के लिए क्या कर सकता है? नियुक्त कर सकता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, और जो है महत्वपूर्ण बात केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंधों के संदर्भ में ये और भी अति महत्वपूर्ण जो है बिंदु है, बहुत बार पूछा भी जाता है कि एक तो अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 312, ठीक है, कि अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा भारत में नई अखिल भारतीय
सेवाओं का क्या कर सकती है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। ये राज्यसभा की विशेष शक्ति है। डियर स्टूडेंट्स, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है और जो लोकसभा है वो देश की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला क्या है, सदन है। जिस राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत मिलता है उस दल की क्या बनती है, सरकार बनती है और उस दल का जो नेता होता है, बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर क्या करता है, नियुक्त करता है। तो लोकसभा लोकप्रिय सदन है, निम्न सदन है, अस्थायी सदन है, जनता का सदन है। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा, जबकि राज्यसभा देश की जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करके संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला क्या है, सदन है, जिसको उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। कभी विघटित नहीं होने वाला जो है सदन है और राज्यों का सदन इसको कहा जाता है। तो लोकसभा की तुलना में राज्यसभा को दो विशेष शक्तियां दी गई हैं। डियर स्टूडेंट्स, कल के क्लास में हमने देखा था एक 249 आर्टिकल जो 249 जो है उसके आधार पर 249 इसमें कि राज्यसभा अपने जो है तत्कालीन जो उपस्थित जो मेंबर हैं और उनका 2/3 बहुमत से, ठीक है, मत 2/3 बहुमत से अगर इस आशय का संकल्प पारित कर देती है कि किसी राज्य सूची के विषय पर जो कानून है वो किसके द्वारा बनाया जाए, संसद के द्वारा बनाया जाए, तो संसद उस पर क्या बना सकती है, कानून। और अनुच्छेद जो 312, तो ये दो विशेष शक्तियां हैं 249 के अंतर्गत और 312 के अंतर्गत। 312 में है कि भारत में नई अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन करने का जो अधिकार है वो केवल किसको होता है, वो राज्यसभा को होता है। और डियर स्टूडेंट्स, अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं भारत में हम बात करें तो जो है वर्तमान में भारत में 3 प्रकार की, कितने प्रकार की, 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं। कितने प्रकार की हैं, 3 प्रकार की। कितने प्रकार की हैं, 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहले नंबर पे जो आती हैं, एक तो आती हैं जिसको हम भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विस है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, IAS, ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। एक तो ये है, कौन सी है, भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS। इसके अलावा भारतीय पुलिस सेवा दूसरे नंबर पे आती है, भारतीय पुलिस सेवा। कौन सी सेवा, भारतीय पुलिस सेवा। और डियर स्टूडेंट्स, इसको शॉर्ट में बोल देते हैं IPS, ठीक है, इंडियन पुलिस सर्विस। दूसरे स्तर की ये है। और तीसरे नंबर पे आती है भारतीय वन सेवा। तीसरे नंबर कौन सी है, भारतीय वन सेवा, ठीक है, IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। तो जो है 3 प्रकार के अखिल भारतीय सेवाएं हैं। और इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति और उनके प्रशिक्षण का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। तथा इन पर अंतिम जो शक्ति होती है वो किसको प्राप्त होती है, अंतिम शक्ति वो केंद्र सरकार को प्राप्त होती है। किसको प्राप्त होती है, केंद्र सरकार को, ठीक है। कौन सी सरकार को, केंद्र सरकार को। तो अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन करने का जो अधिकार होता है डियर स्टूडेंट्स, किसको होता है, वो राज्यसभा को। किसको होता है, राज्यसभा, ठीक है। जो स्टेट जो असेंबली है जिनको राज्यों के सदन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, राज्यों के सदन के नाम से, ठीक है। और राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है राज्यसभा। और राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं वो
आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय जो मत पद्धति है, आनुपातिक मत प्रतिनिधित्व के आधार पर जो है उनका निर्वाचन किया जाता है। और राज्यसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर क्या प्रदान किया गया है, प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो थे वो राज्यों के केंद्र राज्यों के कौन से संबंधों की बात की हमने, प्रशासनिक संबंधों की। कौन से संबंधों की बात की है, प्रशासनिक संबंधों की। ठीक है, प्रशासनिक संबंध। और प्रशासनिक संबंधों का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद कहां से, 256 से लेकर के 263 तक। अनुच्छेद 256 से 263 तक। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद में जो संबंध आते हैं वो कौन से आते हैं, वित्तीय संबंध। केंद्र और राज्यों के बीच में कौन से संबंध, वित्तीय संबंध। और वित्तीय संबंधों से संबंधित जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 264 से लेकर के कहां से, 264 से और 291 तक कौन से संबंधों का उल्लेख किया गया है, वित्तीय संबंधों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, कि और जो भाग हैं ये संविधान के कौन से भाग में, संविधान के भाग 12 के अंतर्गत। भाग कौन सा है, 12 के अंतर्गत। ठीक है, ये भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 264 से लेकर के और जो है 291 तक, जिसमें केंद्र राज्यों के वित्तीय संबंधों की क्या की गई है, चर्चा की गई है। ठीक है, कहां से कहां तक वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। और जिसमें वित्तीय संबंधों, जिसके अलावा विषय पर कई अन्य जो है उपबंध भी हैं। और इन उपबंधों के अंतर्गत हम बात करें तो एक तो जो आता है कर राजस्व का वितरण। एक तो क्या आता है, कर राजस्व का वितरण। पहला बिंदु ये है, किसका वितरण, कर राजस्व का वितरण। इसके अलावा कर निर्धारण, कौन सा निर्धारण, कर निर्धारण। इसके अलावा जो है शक्ति का वितरण और करों से प्राप्त आय का विभाजन। करों से प्राप्त आय का विभाजन। ठीक है, ये जो है कर राजस्व, ये इसका वितरण किया गया है। तो जो है, जो फाइनेंशियल जो रिलेशन है, वित्तीय जो संबंध है, कौन से, वित्तीय संबंध, जिसमें कर आ गए, करों का निर्धारण आ गया और इससे संबंधित जो है प्राप्त आय का क्या है, विभाजन है। इसके अलावा राज्यों के राजस्व के जो स्रोत होते हैं, राज्य के जो आय के स्रोत, राज्य सरकारों के आय के स्रोत, राज्य सरकारों के आय के स्रोत। तो राज्य सरकारों के आय के जो स्रोत हैं, किस किस से, तो डियर स्टूडेंट्स, एक तो प्रति व्यक्ति कर, इसके अलावा कृषि भूमि पर कर, संपदा शुल्क, भूमि और भवनों पर कर, पशुओं और नौकाओं पर कर, बिजली के उपयोग पर कर और वाहनों पर चोंगी आदि। ठीक है, और इसके अलावा संघ द्वारा उद्ग्रहित किंतु राज्यों के द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क भी होते हैं, जो कि 268 के अनुसार संघ सूची में वर्णित, जो जैसे स्टाम्प शुल्क है, औषधि है, प्रशासकीय सामग्री है, इस पर उत्पादन शुल्क। और जो 269 है, अनुच्छेद 269, उसके अनुसार कि कृषि भूमि से अन्य संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क, कृषि भूमि से अन्य संपत्ति के संबंध में संपत्ति शुल्क। इसके अलावा रेल, समुद्र या वायु से वाहित वस्तुओं या यात्रियों पर सीमा कर, रेल और भाड़े तथा अन्य भाड़ों पर कर आदि। ठीक है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना है कि संविधान का 101वां जो संशोधन हुआ, और कब हुआ, ये जो 2016 के द्वारा अनुच्छेद 269 का अंदर स्थापित किया गया, जिसमें क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 269 के अनुसार
अंतरराज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य के दौरान प्रदाय माल और सेवा पर भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित और संग्रहित किए जाएंगे, ठीक है। और उस रीति से जो संसद के द्वारा विधि माल और सेवा कर परिषद की सिफारिशों पर उपबंधित किया जाए, संघ और राज्यों के बीच में क्या किया जाए, विभाजित किए जाएंगे, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो है इस खंड के प्रयोजन के भारत राज्य क्षेत्र में आयात के दौरान माल और सेवा दोनों के प्रदाय को अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य के दौरान माल या सेवा दोनों का प्रदाय जो है इसको क्या किया जाएगा, समझा जाएगा। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, राज्यों को संघ से भी जो है क्या मिलता है, उनको अनुदान मिलता है। क्या मिलता है? अनुदान मिलता है। इसके अलावा जो है अनुदान से संबंधित जो है 273 है, 275 और 282 के अंतर्गत केंद्र राज्यों को 3 प्रकार के अनुदान दे सकता है। कितने प्रकार के अनुदान दे सकता है? मोस्टली रूप में 3 प्रकार के। एक तो ऋण लेने संबंधी जो है उपबंध, इसके अलावा जो है 292 के अनुसार केंद्र को यह अधिकार है कि वह अपनी संचित निधि की साख या देशवासियों विदेशी सरकारों से क्या ले सकता है, ऋण ले सकता है। इसके अलावा करों से विमुक्ति की अनुच्छेद 285 संघ की संपत्ति को राज्यों को कराधान से छूट दी गई है, और अनुच्छेद 289 राज्यों की संपत्ति और आय को संघ को कराधान से क्या रखता है, मुक्त रखता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के केंद्र सरकार को जो है इसके जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, इसकी नियुक्ति तो कौन करता है? नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और भारत सरकार और राज्य सरकारों के हिसाब का लेखा रखने के ढंग और उसके निष्पक्ष रूप से क्या करता है, ये जांच करता है। कौन? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ठीक है। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, और जो है निष्पक्ष रूप से जांच भी करता है, लेखा जोखा रखा जाता है, जो किसके द्वारा रखा जाता है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, फिर आता है वित्तीय आपातकाल। और आपको पता है वित्तीय जो आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल जो है वित्तीय आपातकालीन जो शक्तियां दी गई हैं वो किसको दी गई हैं? वो राष्ट्रपति को दी गई है। किसको दी गई है? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति के पास में, जैसा आप जानते हैं कि राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं, इमरजेंशियल जो पावर है, आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कितने अनुच्छेदों में वर्णित है? आर्टिकल एक तो 352 और एक आता है 356, एक कौन सा आता है? 360, ठीक है। ये अनुच्छेद है, इनके अंतर्गत राष्ट्रपति को आपातकालीन जो है शक्तियां दी गई है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल आता है और 356 में राज्यों में संवैधानिक। इसमें तो राष्ट्रीय आपात, देश पर भारी आक्रमण हो गया हो, ठीक है, या देश में आंतरिक सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई हो। इसके अलावा 356 ये राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा हो तो राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर जो है उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, ठीक है। ये 356 में आता है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में। और इसके बाद में जो 360 है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें कौन सा आपातकाल आता है? वित्तीय आपातकाल। कौन सा आपातकाल? वित्तीय आपातकाल, जो कि विद्यार्थियों आज तक इसको देश में लागू नहीं किया गया, ठीक है। और जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया है, ये कितनी बार? 3 बार लागू हुआ है। कब कब? एक तो 1962 में जब चीन ने भारत पर क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। उसके बाद में जब बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया गया था 1971 में, और एक लगा था 25 जून 1975 को, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल की क्या हुई है? घोषणा हुई है। और जो 356 इसका बहुत बार जो है प्रयोग हुआ है,
राज्यों में इसके दुरुपयोग भी हम कि ये कह सकते हैं कि बहुत सारे जो है विवाद का विषय रहा है। कौन सा 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में, और 360 का जो प्रयोग है वो अब तक एक बार भी नहीं किया गया। ठीक है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। लेकिन फिर भी अगर केंद्र सरकार को जो है वित्तीय मामलों में राज्यों को निर्देश देने का क्या होता है, अधिकार होता है। 265 के अनुसार कि विधि द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति ही कर लगा सकता है अथवा उसे क्या कर सकता है, एकत्रित कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में डियर स्टूडेंट्स के फिर जो हम बात करते हैं वो करते हैं संचित निधि और लोक खाते। संचित निधि और लोक खाते, किसकी बात करेंगे, संचित यानी संचित निधि वित्तीय संबंधों के अंतर्गत संचित निधि व लोक खाते, संचित निधि व लोक खाते। डियर स्टूडेंट्स की अनुच्छेद जो 266 है, अनुच्छेद 266 और 266 के तहत जो है संचित निधि के बारे में जो है प्रावधान किया गया। कौन से अनुच्छेद में, 266 में। कौन से आर्टिकल में, 266 में, जिसके अनुसार भारत की संचित निधि एक ऐसी निधि है जिसमें भारत सरकार को प्राप्त होने वाले सभी राजस्व को उसके द्वारा लिए गए सभी ऋणों को जो कि उधार या ट्रेजरी बिल जारी करके जो है द्वारा लिए गए हैं, उसके द्वारा दिए गए उधारों के प्रति संदाय से प्राप्त सभी धनराशियों को इसमें क्या किया जाता है, जमा किया जाता है। और भारत की संचित निधि से कोई भी व्यय संसद की अनुमति से खर्च किया जाता है। किसकी अनुमति से, इसमें संसद की अनुमति से। ठीक है, किसकी अनुमति से, संसद की अनुमति से क्या किया जाता है, व्यय किया जाता है यानी खर्च किया जाता है। ठीक है, तो संसद द्वारा उसके लिए विनियोग विधेयक जो है क्या किए जाते हैं, पारित किए जाते हैं। और इसके अलावा जो है कि इसी प्रकार एक निधि राज्यों की भी होती है। संचित निधि कहाँ होती है, ये केंद्र के पास में, और ऐसी जो निधि होती है वो किसके पास में होती है, वो राज्य सरकार के पास में भी होती है। कौन सी सरकार के पास में, राज्य सरकारों के पास में भी होती है, यानी राज्यों की सरकारों के पास में भी होती है। ठीक है, राज्य सरकारों के पास में भी होती है, जिसे राज्य की संचित निधि कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, ये केंद्र की संचित निधि, और यहाँ पे राज्य भी किसकी, राज्य की संचित निधि। किसकी निधि, राज्य की संचित निधि। तो डियर स्टूडेंट्स जो है लोक राज्य के लोक खातों का भी जो है प्रावधान किया गया है, और जिसमें राज्य की जो संचित जो निधि होती है उसमें राज्यों को प्राप्त सभी राजस्व उसके द्वारा लिए गए उधार और उधारों के प्रति संदाय से जो प्राप्त जो धनराशि होती है वो किस में जमा होती है, वो संचित निधि में जमा होती है। और इस निधि से खर्च की अनुमति राज्य के विधानमंडल द्वारा दी जाती है। इसमें किससे, राज्य के विधानमंडल के द्वारा अनुमति किससे लेने होती है, राज्य के विधान मंडल के द्वारा। ये कौन से अनुच्छेद में है, ये है डियर स्टूडेंट 266 में। कौन से में, 266 में ही है। ठीक है, इसके अलावा जो है और 266 के अंतर्गत आता है, इसके बाद में लोक खाता या सार्वजनिक खाता आता है। क्या आता है, लोक खाता, लोक खाता या सार्वजनिक खाता, लोक खाता या सार्वजनिक खाता। ठीक है, 266(2) आर्टिकल 266(2) और जो 266(2) के तहत भारत के लोक खाते तथा राज्यों के लोक खाते के बारे में क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, किस किसके में, राज्य व केंद्र के, राज्य व केंद्र के लोक खातों का क्या किया गया है,
प्रावधान किया गया है। राज्य व केंद्र के लोक खातों का क्या किए गए हैं, प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, जिसमें जो है मोस्टली रूप में कि लोक खाता वह खाता होता है। अब आपको समझना है कि लोक खाता क्या होता है, कि लोक खाता वह खाता होता है जिसमें प्रमुख रूप से जो है हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो है लोक खातों के अंतर्गत मोस्टली रूप में बात करें तो अ, जिसके समुचित सरकार द्वारा प्राप्त अन्य सभी लोक धनराशि को जो है जमा की जाती है, तथा लघु बचत जो छोटी छोटी बचत होती है, कौन सी बचत होती है, लघु बचत होती है, छोटी छोटी जो बचत होती है उसके अंतर्गत जो है अ, हम ये कहें कि जो छोटी छोटी जो बचत होती है उसको सरकार द्वारा जो प्राप्त की जाने वाली धनराशि की संचित निधि में जमा नहीं की जाती है, लोक खातों में क्या की जाती है, जमा की जाती है। जैसे लघु बचत होती है, जमाएं होती हैं, भविष्य निधि के रूप में सरकार को प्राप्त होने वाली धनराशि को इस निधि में क्या किया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है, जमा किया जाता है। तो उल्लेखनीय है कि इस खाते में जमा की गई धनराशि सरकार की नहीं होती है, उसके संबंध में वह सिर्फ बैंकर या संरक्षक के रूप में क्या करती है, कार्य करती है। अतः इस खाते से धन निकालने के लिए जब जमाकर्ताओं को भुगतान किया जाता है तो संसद या राज्य के विधानमंडल की जो है अनुमति की क्या नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद में डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे आकस्मिक निधि। कौन से निधि की, आकस्मिक, आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि की बात करेंगे हम कि आकस्मिक निधि जो है अनुच्छेद 267 फर्स्ट, आर्टिकल 267 फर्स्ट, ठीक है, 267 फर्स्ट के अनुसार संसद को भारत की आकस्मिक निधि स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई है। आकस्मिक निधि स्थापित करने की जो शक्ति है, स्थापित करने की शक्ति किसके पास होती है, ये डियर स्टूडेंट्स संसद के पास होती है। किसके पास होती है, संसद के पास होती है। किसके पास होती है, संसद के पास होती है। किसके पास, संसद के पास। ठीक है, और इसमें है कि जो आकस्मिक निधि जो संसद के पास में होती है कि यह आकस्मिक व्यय की पूर्ति के लिए राष्ट्रपति के वैधाधीन रखी जाती है, अग्रदायी प्रकृति की निधि होती है। और इस निधि से ऐसे आकस्मिक और जो है ये कहें कि अनअपेक्षित व्यय की क्या की जाती है, पूर्ति की जाती है, जिसे संसद के अनुमोदन तक टाला नहीं जा सकता। ठीक है, संसद के अनुमोदन तक नहीं टाला जा सकता। उल्लेखनीय है कि इस निधि से व्यय के लिए संसद की पूर्व क्या होती है, मंजूरी होती है। आकस्मिक निधि से अगर धन खर्च करना होता है तो किसकी मंजूरी लेनी पड़ती है, किसकी मंजूरी, संसद की। और संसद के अनुमोदन के बाद ही इस निधि से व्यय धनराशि की भारत की संचित निधि से पूर्ति की जाती है। ठीक है, और 267 अनुच्छेद 267 आर्टिकल 267 के तहत इसमें राज्य की आकस्मिक निधि का उल्लेख है। इसमें राज्य की आकस्मिक, राज्य की आकस्मिक निधि का उल्लेख है। ठीक है, किसका उल्लेख है, राज्य की आकस्मिक निधि का क्या है, उल्लेख है कि राज्य की आकस्मिक निधि स्थापित करने की शक्ति जो होती है वो किसको होती है, वो राज्य के विधानमंडल को। किसको होती है, राज्य के विधानमंडल को, राज्य के विधानमंडल को। ठीक है, केंद्र में किसको होती है, केंद्र में होती है संसद को, और राज्य में किसको होती है, राज्य के विधानमंडल को। और राज्य की आकस्मिक निधि राज्यपाल के व्ययनाधीन होती है तथा राज्य के किसी भी आकस्मिक अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति इस निधि से की जाती है। राज्य की आकस्मिक निधि से खर्च की गई धनराशि के बाद में राज्य के विधानमंडल की अनुमति से राज्य की संचित निधि होती है उससे क्या की जाती है, पूर्ति की जाती है। ठीक है,
तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंतर्गत भी हमने जो केंद्र और राज्य जो संबंध है, सेंट्रल बिटवीन द स्टेट रिलेशन है, उनके संदर्भ में बात की। और प्यारे विद्यार्थियों, केंद्र और राज्यों के जो संबंध है मोस्टली रूप में तीन होते हैं: विधायी संबंध, इसके अलावा प्रशासनिक संबंध और इसके अलावा वित्तीय संबंध। प्यारे विद्यार्थियों, निश्चित रूप में ये जो रिलेशंस होते हैं केंद्र और राज्यों के बीच में आपके अच्छे से समझ में आया होगा। मैं इस बात की आशा और उम्मीद करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आप हमारी क्लास को आपको निश्चित तौर पे अच्छे से समझ में आ रही है, तो क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।